हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। सो अब तक हमने सीएमए फाउंडेशन के अंदर, ठीक है, जर्नल एंड लेजर वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था 1.5, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज देख ली थी। एक ही इलस्ट्रेशन बाकी है, मैंने सारी चीज बता दी थी आपको, सारे सम्स भी हमने देख लिए थे। एक इलस्ट्रेशन बाकी है, फिर हम एमसीक्यूज के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन जो बाकी है वो पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। इलस्ट्रेशन पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा अच्छे अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट उन्होंने बोला इलस्ट्रेशन 20, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर सब्सिडियरी बुक। पहले ये ट्रांजेक्शन को सीधा सीधा सब्सिडियरी बुक में एंटर करो। ठीक है, सब्सिडियरी बुक कौन सी होती है वापस याद करवा देता हूँ। सब्सिडियरी बुक मतलब एक स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए बुक होती है। सबसे पहली कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, 7 स्पेशल बुक होती है सब्सिडियरी बुक। ठीक है, पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। सब्सिडियरी बुक से लेजर अकाउंट में आपको पोस्ट करना है। ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो। 3 चीज आपको प्रिपेयर करनी है, पहले सब्सिडियरी बुक करनी है, फिर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसको ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे पुट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखते जाते हैं। देखो सिंपल सिंपल बोलू ना, 4 तो बनानी ही पड़ेगी, 5 तो मिनिमम बनानी ही पड़ेगी। 5 सब्सिडियरी बुक तो आपको बनानी पड़ेगी। कौन सी? कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ये 5 चीज तो होने ही वाली है ना, कोई भी बिजनेस में इतनी 5 चीज तो होगी। मे बी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल मे बी ना हो ना हो पता नहीं, पर ये 5 तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 तो बना ही दी है। देख लो यहाँ पे, देखो परचेज बुक बनाया, सेल्स बुक बनाया, देख लो सेल्स बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, जस्ट अ सेकेंड। परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न इनवर्ड, फिर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? परचेज रिटर्न बुक। सिंपल एज दैट। फिर इसके बाद कैश बुक। देख लो मैंने बोला वही चीज है, कैश बुक एंड कैश अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, ये याद रखना। कैश बुक एंड कैश अकाउंट में कोई फर्क नहीं है। देखो उन्होंने कैश अकाउंट ही डायरेक्टली बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट में और कैश बुक में कोई फर्क ही नहीं होता। डेबिट पे हम पैसे मिलते हैं वो लिखते हैं, क्रेडिट पे हम जो पैसे जाते हैं वही लिखते हैं, डिट्टो। तो फिर ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। डन। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले सब्सिडियरी बुक में कैसे एंटर करते हैं। ऑलरेडी अगर सब्सिडियरी बुक की चीज आपको नहीं पता है तो सब्सिडियरी बुक का मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। सब्सिडियरी बुक का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, सारी चीज मैंने डिट्टो नोट्स के साथ मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, 2021 फर्स्ट जनवरी, परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम मैसर्स ए कुमार एंड सन्स। परचेस्ड गुड्स, गुड्स परचेज किया 6,000 रुपए का फ्रॉम मैसर्स ए कुमार एंड सन्स। कुमार एंड सन्स के पास से 6,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स ए अकाउंट, मैसर्स ए कुमार एंड सन्स। तो परचेज बुक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। देखो परचेज बुक के अंदर मैसर्स ए कुमार आ गया, 6,000 रुपए डन है। पहला ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया, इट इज दैट सिंपल। परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स टू मैसर्स विनय कुमार, 2,000 रुपए। ठीक है, विनय कुमार को आपने सेल किया है गुड्स, तो सेल्स बुक में एंट्री करेंगे, सेल्स बुक में नाम लिख देंगे मैसर्स विनय कुमार 2,000। देख लो मैसर्स विनय कुमार 2,000 रुपए और डेट भी लिख दिया। तीनों चीजें उन्होंने जो बोली उसके हिसाब से कर दिया। फिर उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स विनोद ब्रोस 4,000 एट 5% टीडी। टीडी का मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट। और हमेशा बता देता हूँ ट्रेड डिस्काउंट आपको सीधा माइनस कर देना है, वो कभी भी कहीं पे भी लिखना नहीं है। तो 4,000 माइनस 5% दैट वुड बी 4,000 माइनस 5% दैट वुड बी सीधा 3,800 हो जाएगा। तो आपको 3,800 का गुड्स आपने परचेस किया, सीधा सीधा परचेस बुक में जाओ, मैसर्स विनोद ब्रोस लिख दो, दैट्स इट। यहाँ पे देख लो मैसर्स विनोद ब्रोस 3,800, कोई डाउट? एकदम सिंपल सिंपल चीजें है। सोल्ड गुड्स टू पी कुमार एट ऑन कैश, 500 रुपए के कैश में वो लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। तो कैश में सेल कर रहे हैं ना गुड्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। यहाँ पे वो परचेज बुक सेल्स बुक में नहीं जाएगा, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैश बुक में जाएगा। पैसे मिले, पैसे मिले तो कैश की डेबिट पे जाएगा टू सेल्स अकाउंट। देख लो, टू सेल्स अकाउंट 500 रुपए, टू सेल्स अकाउंट 500 रुपए। ओके, दैट्स इट। फिर इसके बाद आपको क्या करना है?
बॉट गुड्स फ्रॉम जयंत कुमार एट 3,500 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जयंत कुमार के पास से गुड्स परचेस किया, अगेन क्रेडिट परचेस है, परचेस बुक में जाएंगे, जयंत कुमार लिख देंगे, 3,500 माइनस 10% कर देंगे, तो 350 माइनस कर देंगे, तो 3,150 लिखना है, दैट्स इट। देखो जयंत कुमार 3,500 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सप्लाइड गुड्स टू मैसर्स रमाकांता 2,500 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2,500 माइनस 5% करना पड़ेगा, तो 2,500 माइनस 5% अगर हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो क्या करना है, सीधा सीधा माइनस कर देना है, 2,500 माइनस 5% सीधा सेल्स बुक में लिख देना है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल है, वो भी गुड्स का। तो सेल्स में लिख दो, ये रहा रमाकांत 2,375, डन, 5% माइनस करके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स एन कुमार वर्थ ₹1,200। ये जो सेल किया है वो फर्नीचर सेल किया है हमने, हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, तो मतलब ये हमने एसेट सेल की है। अगर एसेट सेल करेंगे तो वो कोई सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आएगा, वो सीधा सीधा जर्नल प्रॉपर में आएगा, जनरल, वो सब्सिडियरी बुक नहीं है, तो वो जनरल जर्नल में आएगा। तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा, जर्नल प्रॉपर में ये रिकॉर्ड करेंगे हम लोग सीधा फर्नीचर को। इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ कि कैश टू फर्नीचर, सॉरी, हमने फर्नीचर मैसर्स एन कुमार को बेचा है, तो मैसर्स एन कुमार डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ₹1,200, ये एंट्री आएगी। ओके। फिर उसके बाद January 22, रिटर्न गुड्स टू मैसर्स विनोद ब्रोस ₹500 ग्रॉस। रिटर्न गुड्स, रिटर्न किया अपने गुड्स किसको, मैसर्स विनोद ब्रोस को ₹500 का गुड्स। अब विनोद के पास से हमने परचेस किया था, ये रहा January 7 को हमने विनोद के पास से कितना गुड्स परचेस किया था, 3,800 का गुड्स आपने परचेस किया, ₹500 का गुड्स आप परचेज रिटर्न कर रहे हो। परचेज रिटर्न बुक होती है ना, तो परचेज रिटर्न बुक में चले जाओ, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की बुक में आपको जाना है, मैसर्स विनोद ब्रोस लिखना है, 500 माइनस 5%, दैट वुड बी 475, दैट वुड बी 475। ठीक है, सीधा लिख दिया, 5%, आपको कुछ नहीं। अब देखो ये टीडी इंक्लूडेड, ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडेड है ऐसा बोला नहीं है, ये अज्यूम किया हुआ है, ग्रॉस बोला है, सॉरी, ग्रॉस बोला है, मतलब ये टीडी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अंदर ग्रॉस बोला है, इसका मतलब क्या, ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको लिखना है। ओके। फिर उसके बाद है मैसर्स विनय कुमार रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500। मैसर्स विनय कुमार ने रिटर्न किया गुड्स, मैसर्स विनय कुमार को हमने कितना सेल किया था, देखो ये रहा विनय कुमार, ₹2,000 का गुड्स हमने बेचा था उसको, उसने हमें ₹500 का गुड्स वापस किया, तो ₹500 का गुड्स वापस किया तो सेल्स रिटर्न बुक में लिख देते हैं, ये रहा रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न बुक, मैसर्स विनय कुमार ₹500, इतना इजी है। फिर उसके बाद सेंट डेबिट नोट टू मैसर्स ए कुमार फॉर ₹200। सेंट डेबिट नोट, देखो डेबिट नोट भेजा मतलब क्या, डेबिट नोट मतलब क्या, सिंपल बोलू ना, तो मैसर्स ए कुमार के पास से हमने डेबिट नोट भेजा। कई बार ऐसा होता है कि डेबिट नोट क्यों भेजते हैं ना, वो मैं बता देता हूँ। डेबिट नोट का मतलब ये होता है कि कई बार आप क्या होते हो, अपने अपने कोई डेटर होता है, ठीक है, सपोज वो डेटर है ₹5,000 का, लेकिन मैंने उसके ऊपर बिल रेज किया है सिर्फ ₹4,000। ₹5,000 का डेटर है, लेकिन मैंने उसके ऊपर ₹4,000 का ही बिल रेज किया, तो ₹1,000 जो था, तो ₹1,000 का जो बिल था वो हमने अभी तक रेज नहीं किया, तो वो रेज करने के लिए मैंने डेबिट नोट भेजना पड़ेगा, कि मैं मुझे बताना पड़ेगा मैसर्स ए कुमार को कि देखो, देखो जी, मैं आपको अपनी बुक्स के अंदर डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने गलती से आपका अकाउंट कम लिखा था, मुझे ज्यादा लिखना है, तो वो जो डेबिट नोट आप भेजते हो उसका रीजन है 27। ठीक है, तो 27 देख लो, आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, परचेज रिटर्न बन जाएगा अल्टीमेटली ₹200। ठीक है, वो भी क्यों, वो भी बता देता हूँ कि परचेज रिटर्न क्यों है। देखो यहाँ पे मैसर्स ए कुमार के साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है पहले, वो देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, देखो, परचेस किया था 6,000 का गुड्स हमने मैसर्स ए कुमार के पास से, ₹6,000 का गुड्स हमने परचेस किया था, है कि नहीं। अब मैसर्स ए कुमार को हमने बोला कि देखो भाई, डेबिट नोट भेज रहे हैं हम लोग, तो हम जब परचेस किया होगा हमने गुड्स, तो परचेज टू मैसर्स ए कुमार ऐसा आता है, परचेज टू मैसर्स ए कुमार ऐसा आता है।
अब ये जब हम परचेज करते हैं तो ये एंट्री आती है। अब हमने ये उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट की जगह डेबिट किया। तो डेबिट कब करूंगा मैं? जब परचेज रिटर्न करूंगा तभी करूंगा ना। तो इसी वजह से ये परचेज रिटर्न माना गया है। ठीक है, कोई भी पर्सनल अकाउंट का आप डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो ना, तो उसको आपको वो डेबिट या क्रेडिट नोट भेजनी पड़ती है कि देखो हमने हमारी बुक में आपको डेबिट या क्रेडिट किया। तो डेबिट या क्रेडिट करूंगा क्यों? क्योंकि मुझे उसको क्या करना है, परचेज रिटर्न, मतलब मैंने परचेज किया होगा गुड्स, मैंने उसको रिटर्न किया हुआ है। ओके, तो इसी वजह से मैंने परचेज रिटर्न में लिखा। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू एन कुमार वर्थ ₹9,000, रिसीव्ड हाफ ऑन द स्पॉट। देखो, सेल किया गुड्स एन कुमार को, हाफ ऑन द स्पॉट, आधा कैश में मिले तो भी मैंने ये जब हमने बनाया था, मैंने ये जब पढ़ाया था मैंने सब्सिडियरी बुक, तब भी मैंने आपको बताया था कि भले ही ऐसा हो कि आधा कैश में मिले आधा क्रेडिट में मिले, आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, 9,000 रुपए जो है पूरा का पूरा ऐसा समझ लेना है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है करंटली सब्सिडियरी बुक में लिखते टाइम के ऊपर। तो सब्सिडियरी बुक में अगर मैं लिखूं यहाँ पे हाफ ऑन स्पॉट, मतलब 9,000 रुपए का जो गुड्स है, हमें क्या करना है, सीधा सेल्स बुक में जाना है पूरा का पूरा। हालांकि उन्होंने गलत किया है, पर ठीक है, मैं बता देता हूँ अपने रूल के हिसाब से क्या होता है। यहाँ पे 9,000 रुपीज लिखा जाता है, पर उन्होंने तो सिंपल सिंपल, हाँ, करंटली इन मार्केट लॉजिकली यही होता है, पर अकाउंटिंग रूल जो था पहले उसके हिसाब से ये चलता था। ठीक है, पर करंटली लॉजिकली तो यही होता है कि भाई जितना डेबिट है उतना डेबिट ट्रांजेक्शन, जितना क्रेडिट है उतना क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि 4,500, 9,000 का, 9,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है, आधा कैश है आधा क्रेडिट है, तो 4,500 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिख दिया उन्होंने सेल्स बुक में, एंड 4,500 का कैश बुक भी क्रेडिट पे लिख, डेबिट पे लिख दिया 4,500। ओके, दैट्स इट। तो इतना था हमारा परचेस बुक, मतलब सब्सिडियरी बुक जो बनाई थी हमने उसके रिलेटेड। आई होप सो यू गॉट इट। सब्सिडियरी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, यू कैन वॉच दैट बाई योर सेल्फ। एक बारी आपको देखना है, सिर्फ ये 11th स्टैंडर्ड की ही चीज है, इतना कुछ खास है नहीं। परचेस बुक बनाओ, परचेस अकाउंट, जो बुक बनाई उसका अकाउंट बनाओगे और वो सीधे अकाउंट्स कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दोगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको एमसीक्यू में नहीं आने वाली, ये प्रोसेस आपको एमसीक्यू में नहीं आने वाली है कि कौन सा अकाउंट कैसे आएगा। जो एमसीक्यू में चीज आने वाली है वो सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे मैं डन रखता हूँ, क्योंकि इतनी ही चीजें काम की थी जो मैंने आपको सारी पढ़ा दी है। कैसे सब्सिडियरी बुक बनती है वो सारी चीज मैंने बता दी है। डन है, तो चलो अब हम एमसीक्यू के ऊपर मूव ऑन करते हैं। एमसीक्यू के ऊपर चले जाते हैं फटाफट से। चलो, पेज नंबर 126 वुड बी योर पेज। ठीक, ओके। 126 से हमारे अब चैप्टर 1.4 एंड 1.5 दोनों के एमसीक्यूज के लेके जो भी हमारी चीजें बाकी थी वो सारी कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहां से लेके हम स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स, नॉमिनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मली प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन लॉस या एक्सपेंसेस दोनों चीजें एक्सप्लेन, दोनों चीजें बताता है ना। तो इसी वजह से क्या करेंगे, ये डी वाला वुड बी और करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नॉमिनल अकाउंट दोनों चीज रिफ्लेक्ट करता है तो दोनों चीज आएगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एसबीआई अकाउंट इस बैंक का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है। अब पर्सनल अकाउंट में भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, ये मैंने बताया था, तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देखो, अब नेचुरल पर्सन मतलब हम आपके जैसे लोग, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये बैंक और ये सारी चीजें, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ये सारी चीजें जो होती है, जो पेएबल एंड रिसीवेबल होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो एसबीआई बैंक अकाउंट है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जर्नल। ठीक है, एक्चुअली इसको जर्नलाइजेशन बोलते हैं, तो जर्नल लिखा सही है। ओके, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन उसको जर्नल बोलते हैं। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मैंने बताया था रिसीवेबल, एडवांस में कोई खर्चा आपने पे कर दिया
तो एडवांस में पैसा पे कर दिया, वो आपकी एसेट है, वो आपका लिए रिसीवेबल है, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये इजी चीजें बच्चों को नहीं आती है, कई बार ये इजी चीजें बच्चों को नहीं आती, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये यहाँ पे आप देख के जाना, ठीक है। अब उन्होंने बोला है एन अकाउंट इफ डेबिट बैलेंस इज ग्रेटर देन क्रेडिट बैलेंस। देखो मैं अभी, मैंने आपको जब ट्रायल बैलेंस बनाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अकाउंट आप बनाते हो तो उसका डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो जो साइड ज्यादा है अकाउंट में वो बैलेंस उसका माना जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कौन सी साइज ग्रेटर है, मतलब ये डेबिट वाली साइड ज्यादा है क्रेडिट वाली साइड से, डेबिट वाली साइड जो है वो ज्यादा है क्रेडिट वाली साइड से, तो डेबिट बैलेंस माना जाएगा, इसका क्या माना जाएगा, डेबिट बैलेंस। ओके, डन। फिर उसके बाद बोला है अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। सिंपल, कैश सेल किया, कैश सेल किया है ना, तो सिंपल सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जर्नल एंट्री सोचने का, तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आए ना, तो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड। A withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to। कैश विड्रॉ किया आपने, प्रोपराइटर ने बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया, तो बिजनेस में से अगर कैश विड्रॉ करोगे तो एंट्री नॉर्मल क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री यही होती है ना। कैश में से प्रोपराइटर कैश लेके चला जाता है, तो कैश गया तो कैश क्रेडिट होता है, डेबिट क्या होता है, प्रोपराइटर अगर कुछ लेके जाता है बिजनेस में तो ड्रॉइंग बोला जाता है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होता है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को टिक कर दो। सिर्फ जर्नल एंट्री सोचनी है और उसके हिसाब से लिख देना है, सिंपल एज दैट। देखो जर्नल एंट्री में लिख देता हूं फॉर यू गाइस, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट इज, देखो रेंट अकाउंट क्या हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, इट्स बीन लैगिंग टू मच, आई एम सॉरी गाइस। ठीक है, चलो। रेंट अकाउंट इज पर्सनल रियल नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, रेंट अकाउंट क्या होता है, नॉर्मली रेंट अकाउंट रेगुलर वाला खर्चा होता है, या तो रेंट, नॉर्मली रेंट हम पे करते हैं ना, तो खर्चे है ना, खर्चा, तो ये क्या हो जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा, रेंट अकाउंट जो होता है नॉर्मली ये नॉमिनल अकाउंट में जाता है। लेजर कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स इन इट, लेजर्स बनाते हैं हम, लेजर में क्या होता है, तो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना, तो लेजर कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स इन इट, ट्रांजेक्शन एंट्रीज वो सारी चीज तो अकाउंट्स के अंदर होती है ना, तो लेजर में अकाउंट्स होते हैं बहुत सारे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। देखो डे बुक मतलब क्या, नॉर्मली आप डे बुक का मतलब क्या, जो स्पेशल एंट्रीज जो होती है ना, स्पेशल ट्रांजेक्शन जो बनाते हैं हम, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, नॉर्मली लेजर में पोस्ट करते हैं, अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो वो जो पोस्टिंग हम करते हैं उसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। जो जर्नल एंट्री हमने की है, जो स्पेशल ट्रांजेक्शन हमने लिखे हैं, उससे हम अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग, ये चीज उन्होंने बोली। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, हम लैंडलॉर्ड को, हम क्या करते हैं, रेंट पे किया नॉर्मली, तो रेंट पेमेंट कर दिया ना आपने, तो रेंट पे किया मतलब आपकी जर्नल एंट्री ये होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, सिंपल। अभी हमने सोचा सर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है तो कैश अकाउंट ही क्रेडिट करूंगा ना, सिंपल है। ओके, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करता है ना, बैलेंस शीट में ये तीन चीज होती है, एसेट्स भी होती है, लायबिलिटी भी होती है, और ओनर्स इक्विटी भी होती है। बैलेंस शीट में ये तीन चीज होती है, इसी वजह से बैलेंस शीट ये तीनों चीजें रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज पूछी है, ये तीनों चीजें, ये इक्वेशन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है, तो बैलेंस शीट में ये तीनों चीजें आती है, ये तीनों चीज, इसी वजह से मैंने बैलेंस शीट लिख दिया। ठीक है, द द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। देखो प्रीवियसली कई बार क्या होता है कि बैड डेट हमने राइट ऑफ कर दिया है, वापस अगर वो चीज मिले तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्रेडिट करते हैं बैड डेट रिकवर अकाउंट। देखो सिंपल सिंपल याद रखना है, बैड डेट में मैं बता दूंगा कि बैड डेट अगर होता है ना, तो अगर बैड डेट होता है तो बैड डेट टू डेटा एंट्री होते हैं, बैड डेट रिकवर जब होता है ना तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, सिंपल है। तो वो नॉर्मली बैड डेट रिकवर अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जब हम आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो इतने एमसीक्यूज जो थे आपके 1.4 और 1.5 के रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, चलो ट्रू फॉल्स में आगे बढ़ते हैं।
18 से है पेज नंबर 140 इन योर बुक। आपकी जो बुक दी होगी इंस्टीट्यूट ने उसके अंदर 140, आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ देखना है, यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है आपको। ठीक है, देखो 18 से स्टार्ट करते हैं, 17 तक हमने पहले कर चुके हैं। चलो, राम हैज असेट्स ऑफ 20,000 एंड लायबिलिटी ऑफ 4,000 एंड हिज कैपिटल देयर वुड बी 16,000। हो गया ना। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स कितना है? 20,000। कैपिटल प्लस लायबिलिटी 20,000 है क्या? हाँ जी सर है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स 20,000 है, 16 प्लस 4 अगर करूंगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो भी 20,000 है। मतलब राम सही बोल रहा है, राम की एसेट्स और लायबिलिटी दोनों चीज जो हमारी इक्वेशन है मैच हो गई, मतलब ये सही है, ट्रू। ट्रू लिख दो, सिंपल एज दैट। डेप्रिसिएशन इज लॉस, करेक्ट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, वो लॉस है, एक्चुअली लॉस है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज लॉस, इसको ट्रू लिखना जरूरी है, यही थोड़ा याद रखना, क्योंकि आपके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें हो ना, माइनर वर्ड प्ले होता है ना, वहां पे आप दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो वो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जा, ठीक है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू लुका पैसियोली। देखो ये याद रखना जरूरी है, डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? लुका पैसियोली ने, ठीक है। लुका पैसियोली ने 1400 में इंट्रोड्यूस किया था। तो लुका पैसियोली ने उसका इंट्रोडक्शन किया था, इसी वजह से वो उनके नाम से जाना जाता है। इट ओज टू लुका पैसियोली। प्रॉफिट और लॉस हैव नो इफेक्ट ऑन नेटवर्थ, ये गलत है। प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसकी इंपैक्ट नेटवर्थ को होती ही है। उसकी इंपैक्ट किसको? नेटवर्क को हमेशा होती है, ये याद रख लेना। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसकी वजह से हमारी कैपिटल इंपैक्ट होती है ना, हमारा होल्डिंग कम हो जाता है या ज्यादा होता है ना, तो उसी को तो बोलते हैं इंपैक्ट। तो इसी वजह से ये याद रखना हमेशा कि प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी वजह से नेटवर्थ इंपैक्ट होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, हमेशा ही फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा ये। कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, नहीं, कैपिटल अकाउंट हमेशा एक पर्सनल अकाउंट है। मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ओनर जो होता है उसकी जगह पे हम जो अकाउंट लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इसी वजह से ये कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, इसी वजह से ये जो अकाउंट है फॉल्स लिख दूंगा, रियल अकाउंट कभी भी नहीं माना जाएगा। ओके। ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनल अकाउंट, नहीं, फॉल्स। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स नहीं है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट आती है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट आती है, ट्रायल ट्रायल बैलेंस कभी भी फाइनल अकाउंट नहीं माना जाता। ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, फॉल्स। ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें आती है, पर्सनल रियल नॉमिनल, इतना याद रखना। जितने भी अकाउंट होते हैं ना, वो सारे बैलेंस टेम्पररीली क्लोज करके उसका बैलेंस लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में। टेम्पररीली क्लोज करके उसका बैलेंस लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में, ये याद रखना। ट्रायल बैलेंस में पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल तीनों चीज आती है, अकेला पर्सनल एंड रियल आता है ऐसा नहीं है। ओके। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, करेक्ट है, सही है। ये मैंने प्रोसेस जब बताई थी अकाउंटिंग साइकिल, उसमें भी बताया था कि लेजर्स प्रिपेयर होता है, उसके बाद नॉर्मली ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर होता है, जो हमने सम में भी किया है। जर्नल एंट्री इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये करेक्ट है, एकदम ट्रू है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंटली पूछ लेते हैं कि जर्नल एंट्री है वो फाइनल एंट्री मानी जाती है, कि भाई फाइनल एंट्री है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट विल बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो है विल बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कभी भी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हम एंटर ही नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट हम एंट्री ही नहीं करते, एंटर ही नहीं करते, तो ये तो फॉल्स ही है, ये फॉल्स ही है, ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हम एंटर ही नहीं करते। लेजर इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। देखो, हाँ यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट में चेंजेस है, मैं बता देता हूँ ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये वर्ड प्ले किया है उन्होंने। जस्ट अ सेकेंड, मैं बता देता हूँ क्या चीज है। देखो, जर्नल जो है ना, वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री माना जाता है। जर्नल जो है वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री माना जाता है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जर्नल फाइनल एंट्री नहीं होता है, लेजर फाइनल एंट्री होता है। जर्नल जो है वो प्राइमरी एंट्री में आता है, पहले जर्नल में एंट्री होती है, इसी वजह से उसको प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। एंड लेजर में उसके बाद में लिखा जाता है, वो फाइनल होता है, इसी वजह से उसको फाइनल एंट्री बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओके।
ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है एनी एंट्री 29, एनी एंट्री विच हैज मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। नहीं, उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। अगर डेबिट साइड के ऊपर एक से ज्यादा अकाउंट या क्रेडिट साइड के ऊपर एक से ज्यादा अकाउंट होता है तो उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, सिंपल एंट्री नहीं बोलते। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। इसी वजह से इसको हम फॉल्स बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? फॉल्स बोल देंगे। उसको नॉन सिंपल एंट्री नहीं बोलेंगे, हम उसको कंपाउंड एंट्री बोलना है। एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, सही है। जर्नल जर्नल करते हैं तभी और डेबिट और क्रेडिट देखना जरूरी होता है, तो ट्रू, सही है। ऐसा पूछने का चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं पूछ सकते। नरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री। नहीं, फॉल्स। जर्नल एंट्री जब भी लिखते हैं उसके नीचे नरेशन लिखना बहुत ही कंपलसरी है, लिखते ही हर बारी लिखना जरूरी है। इसी वजह से इसको फॉल्स बोलेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर उसके बाद पोस्टिंग इज डन इन लेजर। हाँ, आप लेजर पोस्टिंग ही करते हो ना, तो पोस्टिंग लेजर में ही होती है, इसी वजह से इसको ट्रू बोलेंगे हम लोग। डन है, ठीक है। तो इतने ट्रांजेक्शन हो गए। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट reconfirm it whether these statements are correct or not. Okay. Okay, everything is perfect, everything is perfect. अभी भी ये जाने से पहले एक बारी बता देता हूँ, ये जो ट्रू फॉल्स में जो हमने दो चीज बताई 26 एंड 28 में कंफ्यूज मत होना। जर्नल जो है वो हमेशा प्राइमरी एंट्री मानी जाएगी और लेजर जो है वो हमेशा फाइनल एंट्री माना जाएगा। ओके, चलो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 21 से लेके 41 तक है। ठीक है, चलो 21 से लेके 41 तक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 21, कैश अकाउंट इज, कैश अकाउंट इज व्हाट? कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, सिंपल एज दैट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है ना, सिंपल। तो लिख देते हैं रियल अकाउंट है सर जी। ओके, चलो फिर उसके बाद है लायबिलिटी अकाउंट हैज डैश बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। ओके, लायबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट अकाउंट हैज क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट और डेबिट दोनों से बैलेंस हो सकते हैं। इंटरेस्ट हमारा खर्चा भी हो सकता है, हमारी इनकम भी हो सकती है। इसी वजह से इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकता है। इसी वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं, पर बता देता हूं, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। ओपनिंग एंट्री आर जनरली पास थ्रू। जनरली हम ओपनिंग एंट्री किससे पास करते हैं? आप नॉर्मली सोचोगे तो जर्नल प्रॉपर से ही पास करते हैं। ओपनिंग एंट्री मैंने बताया था जब हमने पास किया था, वो जर्नल प्रॉपर में पहली एंट्री मैंने आपको सिखाई थी कि जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री हम पास करते हैं। तो जर्नल प्रॉपर लिख देते हैं यहाँ पे, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। जर्नल प्रॉपर हमें लिख देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। डन। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है गुडविल। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है हमारी। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, वो इंटेंजिबल एसेट है हमारी। ओके, गुडविल इज कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। फिर उसके बाद आता है द डेबिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट शोज। डेबिट बैलेंस जो है आपके नॉमिनल अकाउंट में वो क्या शो करता है? एक्सपेंडिचर। एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर खर्चे होते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर इनकम होता है। तो अगर आप नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड के ऊपर आप क्या लिखते हो? एक्सपेंडिचर। एंड क्रेडिट साइड पे इनकम लिखते हो। तो डेबिट साइड ज्यादा है अगर, तो एक्सपेंडिचर ही हुआ ना। तो नॉमिनल अकाउंट में अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। वो यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। फिर उसके बाद बोला है द अलाउंस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब क्या? जल्दी से पेमेंट। सामने वाला बंदा आपको जल्दी जल्दी से पेमेंट कर रहा है, उसके ऊपर आपने उसको अलाउंस दिया, मतलब डिस्काउंट दिया, तो कैश डिस्काउंट माना जाता है उसको। उसको क्या माना जाता है? कैश डिस्काउंट। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो भी डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। हमेशा याद रखना, इसको हमेशा बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। कोई भी कोई भी अकाउंट है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? डेबिट साइड होता है। डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला इफ द डेबिट साइड ऑफ गुड्स अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड द डिफरेंस विल बी। डिफरेंस डेबिट बैलेंस माना जाएगा ना। डिफरेंस विल बी, देखो कोई भी डेबिट साइड है, डेबिट साइड ऑफ गुड्स अकाउंट,
गुड्स का डेबिट, ये आपको है ना, ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ना, आप डायरेक्टली जज नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको तो एमसीक्यू होता है, तो मैं तो बताऊंगा वो याद तो नहीं जाएगा आपको। कोई गुड्स है, उसका डेबिट साइड का अकाउंट, डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है। सपोज यहाँ पे बताता हूँ गुड्स अकाउंट, ठीक है। गुड्स अकाउंट है आपका, नॉर्मली सपोज, ठीक है। ये गुड्स अकाउंट में सपोज मान लेते हैं कि डेबिट साइड पे 5,000 रुपए है लिखे हुए, कि 5,000 रुपए का गुड्स है हमारे पास, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा 2,000 रुपए का गुड्स आपने सेल कर दिया। उन्होंने यही बोला है कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो अकाउंट अगर मैं क्लोज करूंगा, अगर मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 3,000 रुपए का बैलेंस दिखेगा। ये 3,000 रुपए का जो बैलेंस है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। कि 5,000 रुपए का गुड्स मैंने परचेस किया था, उसमें से 2,000 रुपए का मैंने बेच दिया, तो 3,000 रुपए अभी भी बचा है ना, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी वजह से जो भी, अगर कोई भी गुड्स अकाउंट है उसमें डेबिट साइड अगर ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है, ठीक है। द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वाले जितने भी अकाउंट होंगे, एक्सपेंडिचर वाले जितने भी अकाउंट होंगे, उसका बैलेंस जो है हम कहाँ पे लिख देंगे? सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, डेबिट कॉलम में, क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स, एसेट्स का भी बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर का भी बैलेंस डेबिट होता है। तो एसेट्स या तो एक्सपेंडिचर, वो दोनों चीज में हम कहाँ पे लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द डैश डज नॉट मीन दैट इंडिविजुअल अकाउंट आर ऑल्सो एक्यूरेट। हाँ, सही है। कौन सी चीज? देखो, डेबिट एंड क्रेडिट का दोनों चीज अगर आपकी मैच हो चुकी है, तो आप सोचोगे कि सर ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों चीज मैच भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं मान सकते कि पूरे सारे अकाउंट्स हमने सही लिखे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रायल बैलेंस सिर्फ है ना अमाउंट्स में एक्यूरेसी मान सकते हैं, कि एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सारे अकाउंट हमने सही लिखे हैं। तो ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट एंड क्रेडिट अगर मैच भी हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? इक्वालिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की इक्वालिटी आपने कर भी ली, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपने सही लिखा है। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखा है वो सब कुछ सही ही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज डैश और द टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स। सिंपल सिंपल आप सोचो, बैलेंसेस दिखाता है ना। ट्रायल बैलेंस दो मेथड होती है, ट्रायल बैलेंस में दोनों दो मेथड होती है। एक तो बैलेंसेस मेथड, एक टोटल मेथड। सिंपल है। तो टोटल मेथड उन्होंने बोल दिया, टोटल भी दिखाते हैं या तो बैलेंसेस भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसेस लिख दूं कि सर जी हाँ बैलेंस दिखाता है, तो बैलेंस लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 33 डैश लिस्ट द बैलेंस एंड टाइटल ऑफ अकाउंट इन द लेजर। 33, देखो अब क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको बैलेंस भी दिखाता है और टाइटल भी दिखाता है लेजर का। आप ही सोच लो, डैश लिस्ट द बैलेंस एंड टाइटल ऑफ द अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस ही आएगा ना आंसर। आंसर आएगा सर ट्रायल बैलेंस में दोनों चीज आती है, बैलेंसेस भी आ जाता है और अकाउंट लेजर पर भी आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस शीट शोज ऑन द डैश ऑफ बैलेंस शीट। देखो ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, पर ठीक है मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में कहाँ पे जाता है? एसेट साइड पे, क्योंकि स्टॉक है वो आपकी एसेट है। तो अगर ना भी समझ आए, तो बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एसेट एंड लायबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? आपकी एसेट है, तो एसेट साइड पे दिखाएंगे, सिंपल। द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी अकाउंट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लायबिलिटी मतलब पैसे पे करना बाकी है, तो क्रेडिट। तो वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे सीआर लिख देता हूँ कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, सिंपल है। ओपनिंग एंट्री आर जनरली पास थ्रू जर्नल प्रॉपर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर से पास होती है, ओके। फिर उसके बाद बोला है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, ओके। द डेबिट साइड ऑफ द गुड्स अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड विल बी, ये क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है, ओके। इसको क्या माना जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, ठीक है। द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्सपेंडिचर अकाउंट का, एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपका जो भी होगा वो डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, ओके। द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। किसके अकाउंट का आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे लिखा जाएगा? एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर, ऑलरेडी मैं बता चुका कि एसेट्स या तो एक्सपेंडिचर होगा, वो दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, इसी वजह से वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। डैश इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर डेबिट, सिंपल है।
एब्रीविएशन मतलब क्या, डेबिट के लिए क्या चीज यूज की जाती है, डीआर यूज करते हो ना आप जर्नल एंट्री में, डेबिट के लिए डीआर यूज करते हो, तो उसी को तो एब्रीविएशन मतलब छोटा, एब्रीविएशन मतलब क्या, छोटे से यूज करते। द डैश इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक्स, जर्नल को आप किंग ऑफ ऑल बुक्स यूज मानते हो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आंसर गलत दिया है, अभी भी बोल रहा हूं जर्नल आएगा, जर्नल इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक, ठीक है। तो इतने तक आपका एमसीक्यूज और सारी चीज थी जो ये चैप्टर 1.4 एंड 1.5 के रिलेटेड थी, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज मुझे बतानी है जो मैं बता देता हूँ। देखो आपके रिलेटेड ये आपके होमवर्क है आपके लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये फर्स्ट वाला है, जस्ट गो थ्रू विथ इट, नॉर्मल नॉर्मल सम्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी। देखो आप गो थ्रू करोगे तो ठीक है, आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, बाकी इतने बड़े बड़े सम को आने वाले नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट अगर एंट्रीज आप सोच लोगे कि हाँ इसकी एंट्रीज आती है कि नहीं, तो वो प्रैक्टिस कर लेना बस, उससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज मैं प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूँ, तो रिवीजन में भी जो एमसीक्यू ज्यादा होंगे वो सारे भी प्रैक्टिस करवाने ही वाला। डन है, तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, तो 1.4 एंड 1.5 इज कंप्लीटेड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा, वहां पे हम 1.6 पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। दैट इज कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है सर। ओके, आई होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है वीडियो तो प्लीज डू कीप शेयरिंग दिस वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।